नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेरिबल सैम, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास के एक छोटे गांव में रहने वाले राजू की है, जो कि पेशे से एक पानवाड़ी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम राजू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जो बलिया के छोटे से कस्बे में पान की दुकान चलाता हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, सिवाय मेरे सबसे अच्छे दोस्त राहुल और मेरे छोटे छोटे सपनों के। राहुल और मैं दोनों ने मिलकर इस दुकान को चलाया और कई सपने देखे। हम दोनों की दोस्ती बचपन से थी और इस दोस्ती का हर पल खास था। राहुल की जिंदगी में एक और इंसान बेहद खास थी, पूजा। पूजा जो हमारे ही कस्बे में रहती थी, हमारी दोस्ती का अहम हिस्सा बन गई थी। राहुल पूजा से बेइंतहा प्यार करता था और वो भी उसे। हम तीनों का साथ ऐसा था जैसे हमारी जिंदगी की कहानी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत ने हमारी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया जिसका सामना करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हम तीनों अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे थे और उसी सफर ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी उस सुनसान रेलवे स्टेशन की है जहां हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात ने दस्तक दी। वो रात जिसने हमारी खुशियों को खा लिया और हमारे दिलों में हमेशा के लिए डर बैठा दिया। बलिया का वह दिन हमेशा याद रहेगा जब हमने मुंबई के सफर की शुरुआत की थी। गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर हम तीनों बैठे थे, मैं, राहुल और पूजा। हमने अपना सामान उठा रखा था और इंतजार कर रहे थे उस ट्रेन का जो हमें इस सफर पर ले जाने वाली थी। राहुल बहुत उत्साहित था, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। राजू, सोच रहा हूँ इस बार मुंबई से वापस आते वक्त पूजा के लिए कुछ खास ले आऊं। आखिर उसकी पसंद की चीजें तो मैं ही जानता हूँ, उसने हंसते हुए मुझसे कहा। पूजा शर्मा गई और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। पूजा गांव की एक साधारण लड़की, लेकिन दिल की बेहद प्यारी थी। उसके और राहुल के बीच की खामोश समझदारी में एक अलग ही सुकून था। मैं हमेशा उनके प्यार को देखकर खुश होता था। मेरी और राहुल की दोस्ती में पूजा का आना जैसे हमारे बंधन को और भी मजबूत कर गया था। ट्रेन के आने की आवाज ने हमारे उत्साह को और बढ़ा दिया। ट्रेन प्लेटफार्म पर धीरे धीरे आकर रुकी और हम तीनों ने अपनी बर्थ खोज ली। सफर शुरू होते ही राहुल ने पूजा से पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? पूजा, ये पहला मौका है जब तुम इतनी लंबी यात्रा पर निकली हो। पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, राहुल तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर किस बात का। ट्रेन की रफ्तार के साथ हमारी बातें भी तेज हो रही थी। हमने अपने गांव की कहानियां दोहराई, भविष्य की योजनाएं बनाई और उन पलों को संजोने की कोशिश की जो हमारे पास थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी, हमें एहसास हो रहा था कि जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं और हम उन बदलावों को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, ट्रेन के भीतर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हम तीनों ने अपनी सीटों पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकना शुरू किया। बाहर की काली रात में सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। पूजा ने अचानक कहा, ये अंधेरा बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ छिपा हो इसमें। राहुल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं पूजा, ये बस तुम्हारा वहम है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सा डर पनपने लगा था। वो सफर जो हमने खुशी खुशी शुरू किया था, अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। रात के करीब 2 बजे ट्रेन अचानक रुक गई। हम सभी ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी है। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था,
चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और नाम मात्र की रोशनी भी नहीं थी। राहुल ने हैरानी से पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? हमें तो यहाँ रुकना नहीं था। स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन धुंधले अक्षरों में लिखा था खालीगंज। पूजा ने घबराते हुए मुझसे कहा, राजू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। हम यहाँ क्यों रुके हैं? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद कोई तकनीकी खराबी हो। पूजा, चलो नीचे उतर कर देखते हैं। हम ट्रेन से उतरकर उस सुनसान स्टेशन पर खड़े हो गए। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन के नाम खालीगंज को पढ़ते ही मेरे मन में एक अजीब सा डर घर करने लगा। मैंने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था। प्लेटफार्म पर न कोई इंसान था, न कोई ट्रेन का स्टाफ। चारों ओर बस जर्जर दीवारें, टूटे हुए बेंच और कई से ढकी पटरी दिखाई दे रही थी। हवा भी इतनी ठंडी थी कि रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए हो। राहुल ने धीरे से कहा, राजू, ये जगह तो जैसे सदियों से वीरान है। कहीं हम किसी भूतिया स्टेशन पर तो नहीं आ गए? राहुल की बात सुनकर पूजा और भी घबरा गई। उसके चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता था। राहुल, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने भी महसूस किया कि यहाँ कुछ सही नहीं है। चलो वापस ट्रेन में चलते हैं, मैंने कहा। लेकिन ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए अचानक हमने एक अजीब सी सिसकी सुनी। वो आवाज स्टेशन के एक कोने से आ रही थी, जो हमें और भी डरा रही थी। हम सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो सकता है? शायद किसी को मदद की जरूरत हो। चलो देखते हैं, मैंने कहा। राहुल, हमें इस जगह से दूर रहना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल को उस सिसकी की आवाज ने बेचैन कर दिया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। मैं और पूजा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे हम उस आवाज के पास पहुंचे, हमें एक औरत की झलक दिखाई दी। वह स्टेशन के एक टूटे हुए बेंच पर बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी सिसकियां लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे दर्द में हो। राहुल ने डरते हुए उससे पूछा, आप ठीक हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी नजरें हम तीनों पर थीं और उसकी घूरती हुई आंखें सीधे हमारी आत्मा को चीर रही थी। मैंने कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। फिर वो औरत धीरे से बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे इंतजार में थे? उसकी आवाज में ऐसी खौफनाक ठंडक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पूजा के हाथ कांपने लगे और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने घबराते हुए कहा, हम बस यहाँ ट्रेन रुकी थी, इसलिए नीचे उतर आए। हमें नहीं पता था कि उससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, वो औरत अचानक गायब हो गई। हम तीनों सकते में खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे पैरों को जमीन में जकड़ लिया हो। राहुल ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? उसने कहाँ चली गई? मैंने तुरंत कहा, राहुल, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है। हम दौड़ते हुए ट्रेन की तरफ भागे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारी गति धीमी पड़ गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। किसी तरह हम ट्रेन तक पहुंचे और वापस अपने सीटों पर जा बैठे, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थी। ट्रेन फिर से चलने लगी, लेकिन हमें अब भी उस औरत की लाल आंखें और उसकी खौफनाक आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेन चलने के बाद भी हमारे दिलों में अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल बना रहा। ट्रेन की खिड़की के बाहर का अंधेरा और घना हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सुनसान स्टेशन और उस अजनबी औरत की खौफनाक छवि हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। राहुल और पूजा की भी हालत मुझसे अलग नहीं थी। राहुल, जो हमेशा हंसमुख और निडर रहता था, अब चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में भी वो ही डर और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। पूजा के चेहरे पर डर की छाया अब भी तैर रही थी। उसने मुझसे धीरे से कहा, राजू, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया।
वो औरत कौन थी और वो अचानक गायब कैसे हो गई? मैंने पूजा की तरफ देखा, लेकिन मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। पता नहीं पूजा, लेकिन अब हमें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं और वहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने हमारी बातों को सुनते हुए कहा, शायद वो सिर्फ हमारा भ्रम था। हो सकता है कि हम तीनों ने वही सपना देखा हो, लेकिन जो भी हो, हमें इस बारे में अब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमने हिम्मत जुटाकर खुद को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन हमारे अंदर का डर कहीं न कहीं अब भी हावी था। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, ट्रेन के भीतर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। तभी अचानक ट्रेन एक बार फिर रुक गई। इस बार हम तीनों के मन में डर और बढ़ गया। हमने बाहर देखा तो समझ नहीं आया कि हम कहाँ है। स्टेशन का कोई नाम नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजू, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस जगह पर कुछ ठीक नहीं है। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने के लिए उठे, ट्रेन की बोगी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हमारे कदम रुक गए, हमारी सांसें तेज हो गई और धड़कने और भी तेज। और तभी उसी बोगी के आखिरी छोर से हमें फिर से वही सिसकी सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा और हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहाँ वही औरत खड़ी थी जो हमसे पहले स्टेशन पर मिली थी, सफेद साड़ी में लिपटी, खून जैसी लाल आंखें और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान। इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी सिसकियां अब जोर जोर से गूंजने लगी थी। तुम लोग मेरी जगह पर क्यों आए? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? उसकी आवाज में इतनी खौफनाकता थी कि हम तीनों जड़वत खड़े रह गए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? वो औरत अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया ने भुला दिया है। मेरी आत्मा इस सुनसान जगह पर भटक रही है और अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। इतना कहकर उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, राहुल अचानक हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं और पूजा राहुल की मदद के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, वो औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। राहुल की चीखें हमारे कानों में गूंज रही थी और हमारी हिम्मत टूट रही थी। पूजा रोने लगी, राहुल को छोड़ दो, प्लीज उसे कुछ मत करो। लेकिन वो औरत हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने खौफनाक हाथ राहुल की तरफ बढ़ाए और उसकी आंखें और भी लाल हो गई। राहुल की चीखें अब और भी जोर से सुनाई देने लगी और अचानक उसकी आवाज रुक गई। राहुल वहीं पर बेसुध हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पूजा उसकी तरफ भागी और उसे गोद में लेकर रोने लगी, राहुल उठो, प्लीज उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन राहुल की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने हमें पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। उसने अपनी भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारा भी समय आ गया है। उसके शब्दों ने हमारे दिलों में और भी डर भर दिया। हम जानते थे कि अब हमारी जान खतरे में थी, लेकिन इस भयानक चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राहुल के बेसुध होने के बाद पूजा और मैं बिल्कुल हिल गए थे। हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। वो भयानक औरत, जो अब चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, हमारे आसपास मंडरा रही थी। उसकी खौफनाक हंसी बोगी में गूंज रही थी। राहुल की स्थिति देखकर पूजा का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसे बार बार हिला रही थी, राहुल उठो, प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, लेकिन वो एकदम निढाल पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूजा को समझाने की कोशिश की, पूजा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकलना जरूरी है। अगर हम यहाँ और रुकते हैं तो पता नहीं क्या होगा।
पूजा ने मेरे शब्दों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। राजू, हम यहाँ से कैसे बचेंगे? ये औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें कुछ सोचना होगा। हमें इस बोगी से बाहर निकलकर ट्रेन के बाकी हिस्सों में जाना चाहिए। शायद वहाँ कोई और यात्री हो जो हमारी मदद कर सके। लेकिन इससे पहले कि हम कोई कदम उठा पाते, चुड़ैल ने हमारे चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। ये रात तुम्हारी आखिरी रात होगी, उसने गुस्से से कहा। पूजा ने डर के मारे मेरी तरफ देखा। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा वही हो। मैं जानता था कि हमें यहाँ से भागना होगा, वरना राहुल की तरह हम भी इस चुड़ैल का शिकार बन जाएंगे। मैंने धीरे से कहा, पूजा चलो, हमें जल्दी करना होगा। हम दोनों ने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसे उठाने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, चुड़ैल ने हमारी राह रोक दी। उसकी सिसकियां अब गुस्से में बदल चुकी थीं और उसकी नजरें हमारी आत्मा तक को चीरने के लिए तैयार थीं। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, उसने गुस्से में कहा। तुम्हारे भाग्य में यही रहना लिखा है। मैंने पूजा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और डर की झलक थी, लेकिन उसने भी अपनी हिम्मत दिखाई। हम किसी तरह उस चुड़ैल को चकमा देकर दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस बोगी से बाहर निकला जाए। चुड़ैल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी खौफनाक हंसी हमारे दिलों में आतंक पैदा कर रही थी। मैंने पूरे जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। हमारे पास समय कम था। पूजा की हिम्मत टूटने लगी थी। राजू, हम यहाँ से कभी नहीं बच पाएंगे, वो हमें मार देगी। मैंने उससे कहा, नहीं पूजा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। किसी न किसी तरह हम इस दरवाजे को खोल लेंगे। इतने में अचानक ट्रेन में एक जोरदार झटका लगा और दरवाजा खुल गया। हम दोनों तेजी से बाहर निकले, राहुल को खींचते हुए। बाहर की ठंडी हवा ने हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन हमें पता था कि हम अब भी सुरक्षित नहीं थे। हम तेजी से ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागे, जहां शायद कोई और यात्री हो। लेकिन जैसे ही हम दूसरे डिब्बे में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हमारे कदम ठिठक गए। वहां कोई भी नहीं था। पूरा डिब्बा खाली पड़ा था और हर तरफ अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस ट्रेन में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हो। हमारी हालत बुरी हो रही थी और हर गुजरते पल के साथ डर और बढ़ रहा था। चुड़ैल अब भी हमारे पीछे थी। उसकी आवाज अब भी हमें सुनाई दे रही थी। उसने फिर से कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। इस ट्रेन में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। हमने ट्रेन की दूसरी बोगियों में भी जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वही सन्नाटा और डरावना माहौल था। न कोई यात्री, न कोई आवाज, बस वही डर का साया। आखिरकार हमने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। हम ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचे, जहां उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो शायद हमारी मदद कर सकती थी। लेकिन जब हमने उसके पास पहुंचकर उससे बात करनी चाहिए, तो उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें भी वही खून जैसी लाल थी। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बुढ़िया की लाल आंखें देखकर हमारे अंदर का डर और भी गहरा हो गया। वो बुढ़िया जो पहली नजर में हमें मददगार लग रही थी, अब खुद एक भयानक पहेली बन गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी जो हमारे दिलों को कंपा रही थी। पूजा मेरे पास आकर मेरे हाथ को जोर से पकड़े रही। उसके चेहरे पर अब भी वही खौफ नजर आ रहा था। राहुल की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तुम लोग अब भी यहाँ क्यों हो? बुढ़िया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। तुम्हें पता नहीं है कि इस ट्रेन में कोई भी जिंदा नहीं बचता।
उसके शब्दों ने हमें एक पल के लिए जैसे बर्फ की तरह जमा दिया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाह रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और ये ट्रेन क्या है? बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये ट्रेन उन आत्माओं की है जो इस दुनिया में नहीं रह सकती। इस ट्रेन का कोई गंतव्य नहीं है, ये बस चलती रहती है और जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा भी इस ट्रेन का हिस्सा बन जाती है। उसकी बातों ने हमें और भी अधिक डर में डाल दिया। ये ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी जिसमें हम फंस चुके थे और अब हमें समझ में आ रहा था कि क्यों हर डिब्बा खाली था, क्यों हम हर जगह सन्नाटा और खौफ महसूस कर रहे थे। राहुल, जो अब भी बेहोश पड़ा था, उसकी हालत हर पल बिगड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे बचाया जाए। मैंने बुढ़िया से मिन्नत की, कृपया हमारी मदद करो, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, उसे बचा लो। बुढ़िया ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, इस ट्रेन में कोई भी जिंदा नहीं बचता। तुम्हारे दोस्त की आत्मा पहले ही इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी है, उससे अब कोई नहीं बचा सकता। पूजा का सब्र अब टूटने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल को कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने पूजा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भी अंदर से टूट चुका था। बुढ़िया की बातें सच लग रही थीं। हम जिस खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुके थे, उससे निकल पाना अब असंभव सा लग रहा था। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे में जोरदार धक्का लगा। हम सभी गिर पड़े और बुढ़िया गायब हो गई। अब ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखने पर हमें सिर्फ धुआं और अंधकार नजर आ रहा था। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी, जैसे वो किसी भयानक गंतव्य की ओर बढ़ रही हो। पूजा ने राहुल को फिर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें और भी धीमी हो गई थी। उसकी हालत देखना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। मैंने पूजा से कहा, हमें इस ट्रेन से कूदना होगा, ये हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। पूजा ने मेरी बात सुनकर डर के मारे सिर हिलाया, लेकिन उसने भी महसूस किया कि अब और कोई विकल्प नहीं था। हमने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे खड़ा करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, ट्रेन फिर से एक झटके के साथ रुकी। दरवाजा खोलने पर हमारे सामने एक और भयानक दृश्य था। वहां वो चुड़ैल खड़ी थी जो पहले हमारे पीछे थी। उसकी लाल आंखें अब और भी भयानक हो चुकी थीं और उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान थी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उसने धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, मौत का साया अब भी तुम्हारे साथ है। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने किसी तरह हिम्मत जुटाकर राहुल को लेकर दरवाजे से कूदने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने हमें वहीं रोक लिया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। पूजा जोर जोर से रोने लगी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल की आंखों में दया का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपनी भयानक हंसी से हमारे दिलों में और भी डर भर दिया। उसने कहा, तुम लोग इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हो, अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। मौत का साया तुम्हारे ऊपर है और ये साया कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। राहुल की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसकी सांसें अब बिल्कुल रुकने के कगार पर थीं। और फिर अचानक चुड़ैल ने राहुल की ओर इशारा किया। उसकी लाल आंखों से एक भयानक रोशनी निकली और सीधे राहुल पर गिरी। राहुल की चीखें गूंज उठीं और अगले ही पल उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और उसकी आत्मा इस भयानक ट्रेन का हिस्सा बन गई। पूजा की चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठीं। उसने राहुल को जोर से पकड़ लिया, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। राहुल की मौत ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया था। चुड़ैल ने हमारी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों का भी यही अंजाम होगा। ये रात तुम्हारी आखिरी रात है। मौत का साया तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और अब तुम इससे बच नहीं सकते। राहुल की मौत ने हम दोनों को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। पूजा अब भी राहुल के शरीर को पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं वहीं बैठा था, जैसे किसी गहरे सदमे में डूबा हुआ।
चुड़ैल की भयानक हंसी और उसकी खौफनाक बातें हमारे कानों में गूंज रही थीं। ट्रेन अब भी अपनी तेज गति से दौड़ रही थी और हर गुजरते पल के साथ हमारा डर और गहरा होता जा रहा था। हम इस भयानक यात्रा का अंत चाहते थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इससे बाहर निकले। सब कुछ इतना असली और फिर भी अजीब लग रहा था, जैसे हम किसी बुरे सपने में फंसे हो जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। मैंने पूजा को हिलाकर उसके ध्यान को भंग किया। पूजा, हमें अब राहुल के लिए दुखी होने का समय नहीं है। हमें किसी तरह इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा। अगर हम यहाँ और रुकते हैं तो हमारी भी यही हालत होगी। पूजा ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द और बेबसी थी। उसने धीरे से कहा, राजू, हमने राहुल को खो दिया। अब और क्या बचा है? ये ट्रेन हमें कहीं नहीं ले जा रही है। शायद हमें भी इसी में मरना लिखा है। मैंने उसकी बात सुनकर सिर झुकाया, लेकिन फिर मेरे मन में एक ख्याल आया। पूजा, याद करो जब वो बुढ़िया हमें बता रही थी कि ये ट्रेन आत्माओं की है। इसका मतलब है कि हम अब भी जीवित हैं। अगर हम जिंदा हैं, तो हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा यहाँ से बाहर निकलने का। हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि ये ट्रेन सामान्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। पूजा ने मेरी बातों पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक दिखी। अगर ये ट्रेन आत्माओं की है, तो क्या हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, हमें इस भयानक सच्चाई का सामना करना होगा कि इस ट्रेन में जो भी होता है उसका कोई रहस्य है। हो सकता है कि इस ट्रेन के पीछे कोई पुरानी कहानी छिपी हो जो इसे इस कदर भयानक बना चुकी है। हमें उस सच्चाई को जानना होगा, तभी हम इससे बाहर निकलने का कोई तरीका खोज पाएंगे। पूजा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब कुछ करने की हिम्मत नजर आने लगी थी। हमने राहुल के शरीर को धीरे से बोगी के एक कोने में रख दिया और फिर एक बार फिर से उस बुढ़िया की तलाश में निकल पड़े। लेकिन ट्रेन के हर डिब्बे में वही सन्नाटा और भयानक माहौल था। हर तरफ खौफ का साया मंडरा रहा था और हमारे कदम एक एक करके भारी होते जा रहे थे। आखिरकार हमें वो बुढ़िया फिर से दिखाई दी, जो अब एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें अब भी वही लाल थीं, लेकिन उसकी चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उसने हमें देखकर धीरे से कहा, तुम लोग अब भी यहाँ हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इस ट्रेन से कोई नहीं निकल सकता? मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, हमें इस ट्रेन के बारे में सच्चाई बताओ। क्यों ये ट्रेन ऐसी है और क्यों इसमें कोई यात्री नहीं है? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, इस ट्रेन की कहानी बहुत पुरानी है। ये ट्रेन कभी एक समय में सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय थी, लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। ट्रेन में सवार सभी यात्री एक भयंकर आग में जलकर मर गए। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और अब ये ट्रेन उन आत्माओं की है जो कभी इस ट्रेन से जुड़ी थी। ये ट्रेन अब एक मृत ट्रेन है जो हमेशा के लिए चलती रहती है, और जो भी इसमें चढ़ता है उसकी आत्मा भी इसका हिस्सा बन जाती है। उसकी बातों ने हमारे दिलों में और भी डर भर दिया, लेकिन अब हमें ये सच्चाई पता चल चुकी थी कि हम किसके खिलाफ है। मैंने उससे पूछा, अगर ये ट्रेन आत्माओं की है तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और फिर बोली, इस ट्रेन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। अगर तुम इस ट्रेन के उस हिस्से में पहुंच सको जहां उस भयानक हादसे का केंद्र था, तो शायद तुम बाहर निकल सको, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। पूजा ने मेरी ओर देखा और कहा, हम इस ट्रेन के उस हिस्से में कैसे पहुंच सकते हैं और वो हिस्सा कहाँ है? बुढ़िया ने धीरे से इशारा किया। वो हिस्सा ट्रेन का आखिरी डिब्बा है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें कई आत्माओं से सामना करना होगा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। अगर तुम वहां पहुंच गए और उस भयानक हादसे का सामना कर पाए, तो शायद तुम इस ट्रेन से बाहर निकल सको। हमने बुढ़िया की बातों को ध्यान से सुना और हमें अब समझ आ गया था कि हमारी आखिरी उम्मीद ट्रेन के उस डिब्बे में थी। हमें उस सच्चाई का सामना करना था जिसने इस ट्रेन को भयानक बना दिया था। हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना किसी देरी के उस आखिरी डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। हमें पता था कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन अब हमें इस सच्चाई का सामना करना ही था।
हम दोनों ने अपने दिलों को मजबूत किया और उस सच्चाई की ओर कदम बढ़ाए जो हमें मौत के साए से बाहर निकाल सकती थी। ट्रेन के आखिरी डिब्बे की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम भारी हो गए थे, लेकिन अब हमें रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम जानते थे कि हमारे सामने जो भी आएगा उससे हमें लड़ना ही होगा। हमारे दिलों में डर के बावजूद एक नई हिम्मत ने जन्म लिया था। जैसे जैसे हम आखिरी डिब्बे के पास पहुंचे, हमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी अदृश्य ताकत का साया हो। हर कदम पर एक भयानक सर्द हवा हमारे बदन को छूती जा रही थी, जैसे कि वो हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। डिब्बे के दरवाजे पर पहुंचते ही हमने उसे धक्का दिया और वो अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। चारों ओर अजीब धुआं फैला हुआ था और एक पुरानी टूटी फूटी घड़ी दीवार पर लटकी थी, जिसमें समय जैसे थम गया था। डिब्बे के बीचों बीच एक पुराना जला हुआ लकड़ी का टेबल रखा था और टेबल के चारों ओर कुछ आकृतियां बैठी थीं जो एकदम स्थिर और भयावह दिख रही थीं। वो आत्माएं थीं जिनका इस ट्रेन में कोई अंत नहीं था। पूजा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने भी हिम्मत जुटाते हुए डिब्बे में कदम रखा। हर तरफ से जैसे हमारे ऊपर नजरें गड़ी हुई थीं, लेकिन हमें अब रुकना नहीं था। हमने उस जले हुए टेबल के पास जाकर देखा। टेबल के ऊपर एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें उस भयानक हादसे की कहानी लिखी थी। मैंने किताब को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि कैसे एक गलत फैसले की वजह से ट्रेन में आग लग गई थी और सभी यात्री मारे गए थे। उनकी आत्माएं इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस गई थीं और उन्हें शांति नहीं मिल पाई थी। जैसे ही हमने उस किताब को पढ़ा, हमें महसूस हुआ कि ये आत्माएं अब भी शांति की तलाश में थीं। उन्होंने हमसे कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि हमें उस हादसे की सच्चाई बताने की कोशिश की थी। हमने उस किताब को एक ओर रखा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। हमें अब समझ आ चुका था कि हमें क्या करना है। हमने उस भयानक हादसे की याद में एक छोटी सी प्रार्थना की और उस पल को उन आत्माओं के लिए समर्पित किया। प्रार्थना करते ही डिब्बे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई और वो आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आखिरकार शांति मिल गई हो। ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हो गई और हमने खिड़की से बाहर देखा तो हमें एक स्टेशन नजर आया। वो वही स्टेशन था जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। ट्रेन ने धीरे धीरे स्टेशन पर रुकने की तैयारी की। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हमारी आंखों में अब डर की जगह राहत थी। हमने राहुल को खो दिया था, लेकिन हमें भी समझ आ गया था कि उसे भी अब शांति मिल चुकी थी। ट्रेन आखिरकार स्टेशन पर रुक गई। हम दोनों ने बिना किसी देरी के बाहर कदम रखा। बाहर की ताजी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी और हमने महसूस किया कि हम अब उस भयानक ट्रेन से बाहर आ चुके हैं। स्टेशन पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी। हमने पलटकर ट्रेन की ओर देखा, जो अब भी वही खड़ी थी, लेकिन अब वो भयानक नहीं लग रही थी। हमने पूजा की ओर देखा और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम जिंदा हैं। हम इस भयानक सफर से बाहर आ चुके हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और हमने उस सच्चाई का सामना किया जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब हमें उस हादसे की याद में हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए ताकि ऐसी कोई और आत्मा कभी इस तरह फंसी न रहे। हम दोनों ने ट्रेन को आखिरी बार देखा और फिर स्टेशन से बाहर की ओर चल पड़े। हमारे दिलों में अब शांति थी और एक नया विश्वास कि हमने उस सच्चाई का सामना करके खुद को और दूसरों को भी बचाया था। राहुल की यादें हमारे साथ थीं और उस सफर का डर अब हमारे लिए एक सीख बन चुका था। हमने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि मौत का साया हमेशा भयावह होता है, लेकिन उससे भागने की बजाय उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद।